अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अब इलेक्शंस के मामले के ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। हर रोज़ एक नई शक्ल निकल के आती है इस मुल्क में। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, मामला कुछ यूँ हुआ है कि इलेक्शंस 90 दिन में कराने का मामला है और मरदमशुमारी की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इजाज़त दी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और उन्होंने रजामंदी दी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ अपनी CEC के इजलास के बाद ये ऐलान किया है कि इंतखाबात तो 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए। और जब जो CCI का इजलास था उसके अंदर मंजूरी दी गई थी मरदमशुमारी की, तो ये श्योरिटी उनको दी गई थी कि 90 दिन के अंदर ही वक्त पर ही इलेक्शंस होंगे। और जब किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है तो फिर और सीटों में इजाफा नहीं होगा तो फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शंस को डिले करने की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले जब पीपल्स पार्टी से बात हुई और उनका एक बिल्कुल मौक़िफ़ मुख्तलिफ सामने आता रहा इसके ऊपर, लेकिन गुज़श्ता रात ही इस बयान के ऊपर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जब शाहज़ेब खानज़ादा ने रद्द-ए-अमल दिया एहसन इकबाल साहब से, तो उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर पेंट की। और उनका ये मानना है और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इजलास था उसमें वो खुद शरीक थे और ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सबको ये पता था कि अगर मरदमशुमारी की मंजूरी दी जा रही है तो फिर कुछ आइनी और कानूनी तकाज़े हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है और उसकी वजह से इलेक्शंस 90 रोज़ की मुद्दत से डिले होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अब नया मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का सामने आया है, इसके ऊपर किसकी राय गलत, किसकी राय सही, किसके मौक़िफ़ में दम और आगे क्या सूरत हाल बनेगी, इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूँ है अपने तज्ज़ियाकारों के सामने कि कौन सही बात कर रहा है? नून लीग सही बात कर रही है इस वक्त या फिर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम ले रही है या सही कह रही है? हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, उमर चीमा साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ चाहूँगी। पीपल्स पार्टी, जब हमने भी बड़ी दफ़ा इस मामले को डिस्कस किया, इवन जब CCI में नहीं भी गया था ये मामला, हमने इसके ऊपर डिबेट भी की और सबसे पहले यही नुक्ता आया कि डिले तो होगी और सीट्स में भी कोई इजाफा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो नेचुरली पीपल्स पार्टी को पता होगा। क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी का अब का मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो झूठ बोल रहे हैं? अलीना, मेरी राय में तो मैं तो कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, मुझे तो लगता है कि वो दुरुस्त है। देखिए, 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये नहीं कह रही कि किस टॉक शो में कौन बैठे हुए थे, किस टॉक शो में कौन थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़े कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी इशू नहीं होती जिसमें कहा गया हो कि देखिए 90 दिन में हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, या हमें कोई गारंटी या कमिटमेंट मिली है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियां नहीं होंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल आता है 17 अगस्त को कि हल्का बंदियां शुरू होंगी और 14 दिसंबर तक खत्म होंगी। जो है वो शहजाद इकबाल साहब के शो पे बैठे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है कि थोड़ा बहुत इलेक्शन डिले हो सकता है, तब भी कोई 90 दिन में इलेक्शन होंगे की बात नहीं हुई। और जो सबसे हैरानकुन बात मेरे लिए अलीना वो ये थी कि मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जब इजलास हो रहा था CCI का, तो मैंने खुद बैठ के हिसाब लगाया कि हल्का बंदियों की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सीटें तो बदल नहीं रही। ना आपने किसी लीगल एक्सपर्ट से कोई मशवरा किया, ना आपने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और पूछा कि लाहे अमल आपका क्या है, आपने हल्का बंदियां करवानी है या नहीं करानी। आपने खुद से हिसाब लगा लिया और खुद से बैठ के फैसला कर लिया कि हल्का बंदियों की तो जरूरत ही नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब सवाल ये बनता है लीना कि पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था और अब आपने जैसे कहा कि एक तरह से लग रहा है कि यू टर्न ले रही है। देखिए, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं मेरी राय में। एक तो हमारे जो कॉलीग हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल के मुताबिक उनकी कुछ पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों से बात भी हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी की कोई ख़ास ताल्लुकात जो है वो नहीं है। दोनों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं और इसकी उन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके कोई 60 ऐसे लोग हैं उनकी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जिनका नाम ECL पे डाल दिया गया है। कुछ साबिक गुजरा हैं जिनको नैब से अब नोटिस भी आ रहे हैं। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगता है कि क्योंकि ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, उस वक्त हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके पीपल्स पार्टी ने इस सेंसस की मंजूरी दे दी हो, लेकिन अब क्योंकि ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के इस बात पर बात कर रही है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है अलीना, मेरी राय में, वो ये कि ये शायद पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी है।
जो इलेक्शन कैंपेन हम इनकी पंजाब में देखेंगे, देखिए ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ शो में कि मेरी राय में अगर पीटीआई नहीं होती इलेक्शन में तो अगला जो मुकाबला होगा कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। तो ये जो एक एंटी PMLN कैंपेन पीपल्स पार्टी बनाएगी जहाँ पे उनको लगता होगा शायद कि इनको पंजाब में कुछ फायदा होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में जो एंटी PMLN है। वो पहले पीपल्स पार्टी को वोट जाता था, फिर वो पीटीआई के पास गया, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी चाहे कि अब वो ये वोट बैंक जो है उसको क्या करने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से ये एक इनकी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत है, इसी को थोड़ा सा पीपल्स पार्टी आगे जाके बिल्ड करेगी कि देखिए हमारे साथ तो इन्होंने धोखा किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर। ये मैं आगे जाके जरा बात करती हूँ कि क्या अगर ऐसा ही है तो ये चल भी पाएगी हिकमत अमली, क्योंकि सब तो जानते हैं कि क्या उनका मौक़िफ़ रहा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, टीवी पे सब आके बयान देते रहे, कहाँ छुपता है अब। उमर, आपकी राय में लेना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी की वाज़े अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाने और फिर ये नया मौक़िफ़ लेने की वजह क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो नया सेंसस हुआ है उसकी मंजूरी यानी कि वो इस चीज़ की अलामत थी कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इलेक्शन डिले हों, क्योंकि ये एक आइनी तकाजा है कि अगर सेंसस की अप्रूवल, मरदमशुमारी की अप्रूवल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कर देती है तो उसके बाद नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज को नहीं रखता, तो लिहाजा उनके नॉलेज में ये बात थी। अब जो वो कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन लॉ में तरमीम हुई तो उसमें हल्का बंदियों के हवाले से भी तरमीम हुई। अब इलेक्शन वो जो तरमीम हुई उसमें पीपल्स पार्टी फिर शामिल थी, तो लिहाजा उनको इस बारे में अभाम नहीं है। और तीसरी बात, अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आई और उस टाइम मामला कासम सूरी के एक्शन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि क्या इस टाइम इलेक्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे जो 2017 की मरदमशुमारी है उसके अभी तक हमने उसकी हल्का बंदी नहीं हुई, जो बल्कि जो पहले इलेक्शन हुए थे 2018 के वो भी जो एक प्रोविजनल रिजल्ट पर हुए थे और उसका आइन में बाकायदा जिक्र है। अब ये उन्होंने कहा जी कि हल्का बंदियों के बगैर तो हम इलेक्शन करा नहीं सकते। तो जो ये बात इतनी बुनियादी किस्म की है और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस बारे में किसी अभाम का शिकार है। दूसरी बात यह है कि उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जी अगर एक सूबे की सीट्स जो हैं, नशिस्तें जो हैं वो उतनी ही रहनी हैं तो फिर नई हल्का बंदी की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, नई हल्का बंदी की ज़रूरत इसलिए है, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो इलेक्शन लॉ में तरमीम की गई वो उस ज़रूरत के हवाले से तरमीम की गई, और जो डीलिमिटेशन हुई थी, पहले हल्का बंदियाँ हुई थी, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। अब यह है कि जो पुराना लॉ था उसके तहत ये था कि जो दो कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनमें जो एक आबादी का तनासब है, यानी कि वो आबादी कोई एक जितनी होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ एक दूसरी चीज़ थी कि जो एक इंतज़ामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं उनके अंदर रहते हुए नई हल्का बंदी होनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पे कि एक ज़िला जेलम है तो ज़िला जेलम का हल्का जो है वो आगे गुजरात और ज़िला जेलम का इकट्ठे नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसकी वजह से बड़ी अनइक्वल किस्म की हल्का बंदियां हुई, और उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ केपी के 2 अजला की। टांक एक ज़िला है जिसकी आबादी थी जो लास्ट मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 3,90,000। अब उसका एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई नेशनल असम्बली की, और उसके साथ एक दूसरा ज़िला है बन्नू की जो आबादी थी वो कोई तकरीबन 12.25 लाख थी, और 12.25 लाख का एक ज़िला बना। अब ये देखें कि एक तरफ जो है आपने 4 लाख आबादी नहीं है, उधर एक नेशनल असम्बली की सीट क्रिएट की है, और दूसरी तरफ जो है 12 लाख की आबादी है उसके लिए आपने क्रिएट की है। तो ये जो इनइक्वालिटी आई जो हल्का बंदियों में, उसको एड्रेस करने के लिए अभी इन्होंने इलेक्शन में तरमीम की है कि अगर कोई हल्का ज़िले से बाहर निकलता है तो आप उसको निकलने दें, लेकिन जो आबादी का तनासब है इसमें जो कमी बेशी है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो मैं समझता हूं कि एक तो पहली बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे नॉलेज में नहीं था, मुझे नहीं आइडिया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या बात हुई थी। अगर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो सिंध वाले हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की थी तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे अगर या रिमार्क्स के तौर पे कर दी हो तो वो अलग बात है। जब आप एक सीरियस बिजनेस को डील कर रहे होते हैं तो क्या वो ये बताएंगे कि मैंने मिनट्स में ये चीज़ रिकॉर्ड कराई थी, या उसको जो है दूसरे लोग जो हैं वो उससे कायल हो गए थे। दूसरी बात जो है मैंने आपको ये बताई है कि जो उनका आर्गूमेंट है कि अगर एक सूबे की नशिस्तें ज़्यादा नहीं हो रही तो इसलिए भी ज़रूरी नहीं है, तो उसका मैंने आपको जवाब दिया कि जो एक उनमें जो इनइक्वालिटी पाई जाती है उसको एड्रेस करने के लिए भी अब जो है हल्का बंदियों की ज़रूरत है। लिहाजा इस मामले में पीपल्स पार्टी का ओवरऑल मौक़िफ़ कमज़ोर नज़र आता है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं ये ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर सियासी हिकमत अमली जैसे कहा जा रहा है दोनों पैनलिस्ट की तरफ से, तो इसका फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को या नुकसान होगा? देखिए, सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी क्यों 90 रोज़ में चाह रही है इलेक्शन और नून लीग क्यों नहीं चाह रही। अगर पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में चाह रही है तो पीपल्स पार्टी 60 रोज़ की तरफ क्यों नहीं गई कि आप वक्त पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते ताकि 60 रोज़ में इलेक्शन हो जाते, और उधर क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी को ये पता था, जिस तरह अभी उमर भी कह रहे हैं, कि डीलिमिटेशंस होंगी तो ये सवाल उठेगा, और डीलिमिटेशंस में जिस तरह उमर ने कुछ उनकी मिसालें दी, यही चीज़ कराची में भी है। कराची में 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इससे असरअंदाज होंगी, जिनको जो डीलिमिटेशंस, पिछली डीलिमिटेशंस हुई थी 2017 में, उस पर ऑब्जेक्शंस थे कि जी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो उसमें वोटर्स इधर से उधर किए गए हैं, तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वो मैटर नहीं करता। असल मैटर ये कर रहा है कि पीपल्स पार्टी 90 रोज़ से आगे इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाह रही क्योंकि उसे पता है कि पीपल्स पार्टी इज़ इन ट्रबल। इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन तो वो जीत जाएंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो। जो डिले होगा उसमें उन्हें ये लग रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, हो सकती हैं। जैसे कि ये जिस तरह अभी इतने लोगों के नाम जो ECL में डाले गए, क्यों डाले गए, निगरान हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक़ है? तो सर इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं डाले गए, क्योंकि इससे मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं अभी तक। पीपल्स पार्टी वाले डिनाई करें कि नहीं डाले गए? कितने लोगों के डाले गए? नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे वो कर सकता। लेकिन देखिए, बहुत सीधी सी बात है, यकीन दहानी कौन करा सकता है? जो बात कह रही है पीपल्स पार्टी, यकीन दहानी तो प्राइम मिनिस्टर करा सकते हैं ना। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे? क्योंकि ये यकीन दहानी इसलिए नहीं यकीन आता क्योंकि ये यकीन दहानी हो नहीं सकती अगर आप सेंसस के उसके रिज़ल्ट को नोटिफाई कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी बहुत आराम से CCI से बच सकती थी। वो कहते CCI ना बुलाएं इसलिए कि 2 जगह के चीफ मिनिस्टर केयर टेकर्स हैं, उनके साथ उनके मौजूदगी में नहीं हो सकती। जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे वो भी ताख़ीर से आए थे, गालबन, या नहीं आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो नहीं आए ना, उसके बाद फिर तो चीफ मिनिस्टर सिंध भी मना लिया था बाद में। तो चीफ मिनिस्टर सिंध भी, अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती और उसे ये अंदाज़ा होता कि 90 रोज़ से आगे चीज़ जा सकती है, अगर हमने सेंसस के रिजल्ट्स पर एग्री कर लिया तो फिर और नोटिफाई हो गया तो डीलिमिटेशन लाजमी है। फिर आपने बॉल जो है ना इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी डीलिमिटेशन में तो इतना महीना लगेगा, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी आप उस जिम्मेदारी से बरीज़िम्मा नहीं हो सकते। सिर्फ ये कहकर बरीज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी। यकीन दहानी तो इलेक्शन कमीशन कराता, गवर्नमेंट कैसे यकीन दहानी, जो जारी है गवर्नमेंट, वो यकीन दहानी आपसे कैसे कराती कि 90 रोज में इलेक्शन थे ना? गवर्नमेंट का तो पार्ट थे, गवर्नमेंट का पार्ट थे ना, तो उन्हें ये पोजीशन लेनी चाहिए थी ना कि भाई CCI अभी सेंसस के रिजल्ट नहीं नोटिफाई करें। हाँ। जब उन्होंने ये पोजीशन नहीं ली, अब हमें नहीं पता, यकीन दहानी प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं, या मिनट्स में अगर लिखा है तो वो अलग बात है उसमें। लेकिन मेरा ख्याल में कि पीपल्स पार्टी ये आफ्टर थॉट्स हैं। 90 रोज़ में इलेक्शंस पर जो खड़े रहना वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ तो ये भी थी कि आप मौक़िफ़ करते कि जी वक्त पर असेंबली डिज़ोल्व करें और 60 डेज़ में इलेक्शंस हो जाएं। ऑब्वियस था। जब आप चले गए CCI पे
और आपने उसके रिजल्ट नोटिफाई करने को एग्री कर लिया, कंडीशनल या अनकंडीशनल, और वो नोटिफाई हो गए, तो आपने बॉल इलेक्शन कमिशन के कोर्ट में डाल दी है। सर ये आफ्टर थॉट क्यों आई? ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ हालात बदल रहे हैं, इसलिए आई, क्यों एस्टैब्लिशमेंट इसलिए आई कि जो केयर टेकर्स बने हैं, जो सिंध में केयर टेकर्स बने हैं, उसमें ना पीपल्स पार्टी का कोई नॉमिनी है और ना ही MQM का कोई नॉमिनी है। और कुछ जो खबरें हैं वो यही हैं कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा ग्रिल किया जाने वाला है, कोई थोड़ा सा टाइट किया जाने वाला होता है। जो गवर्नमेंट ऊपर हो सकता है कि मामलात नून लीग के और यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है ना मामलात नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के अच्छे चल रहे हों और अच्छे डेवलप हो रहे हों। आप देख लें जो तब्दीलियां आ रही हैं। उमर, कोई इत्तला है आपको इससे मुतालिक? हम समझना चाह रहे हैं कि क्यों एकदम से क्या हुआ, क्योंकि अपेरेंटली तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बकौल ज़रदारी साहब के वो लेके आए थे, सारा कुछ बड़ा हंसी खुशी चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ कि ये चपकलिश हो गई? एकदम से क्या हुआ कि रास्ते यकजा न रहे। हाँ अच्छा, एक तो ये जो बात है कि उनके नाम इनफैक्ट ECL की बजाय मेरे ख्याल नो फ्लाई लिस्ट पर हैं, और पिछले दिनों हमने वीलॉग भी किया था, एजाज ने भी इस पर बात की थी कि जो AG मजीद हैं, जो जरदारी साहब के दस्ते रास्त हैं, उनको एयरपोर्ट पर रोका गया और काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद और जरदारी साहब की मुदाखलत के बाद उन्हें जाने दिया गया। और भी कोई इनके एक और वो मुकेश चावला हैं, उनके कोई एक बड़े करीबी अफसर थे उन्हीं की वजारत में, तो वो भी कुछ अरसे से गायब हैं, जिससे कोई अंदाज़ा हो रहा है कि कोई डीब्रीफिंग वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह के मामला चल रहे थे। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों जो बातें चल रही थी कि बिलावल जो हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तो ये है कि मैंने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना या मरियम को नहीं बनाना, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिधर से जो जिनको हम ताकतवर हल्के कहते हैं, उनकी इस टाइम कोई ऐसी उस लिहाज से सोच नहीं है, यानी कि उनकी जो एक ज़्यादा इस टाइम हम आहंगी है वो जो है PMLN की लीडरशिप के साथ है। और उधर ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि जो 2018 में या उससे पहले नवाज शरीफ के साथ हुआ वो गलत हुआ था, और इसको एज अ अदारा ही हम कंपनसेट यही करेंगे कि उनको जो है इनके आगे चांस मिलेगा। तो असल में मसला तो बारियों का है। तो जो अभी मामला चल रहे हैं यानी कि उसमें अभी तक आज के दिन तक तो यही है कि PMLN जो है वो ब्लू आइड है। बाकी यह है कि जो पीपल्स पार्टी कर रही है, मेरा ख्याल है कि इस सारे अमल का मकसद वो चीज़ों को रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जो टेंशन चल रही है, हम ये 90 दिन के इंतखाबात का हवाला देकर इसको इशू बनाकर हम क्या किस तरह की रायत ले सकते हैं। मुझे तो बज़ाहिर इस सारे 90 दिन के पीछे ये कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है। देखिए ये जो मंजूर काका को बाहर थे, मुल्क से बाहर थे, ये इत्तला है कि वो जब आए वापस आए तो इस यकीन दहानी पर आए थे कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उनकी ज़मानत हो जाएगी। हुआ उसका उलट कि उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई। अब वो गिरफ़्तार हैं और गिरफ़्तारी के बाद वो अस्पताल में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सियासी कैदी जेल में जाने के बाद अस्पताल में जाते हैं। तो उससे भी ये और कुछ और अफसरान भी हैं जो मुल्क से बाहर चले गए हैं अचानक। वो तो अभी पता नहीं, हो सकता है कि क्या सिचुएशन। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं जस्टिस मकबूल बाकर, जो बहुत अच्छी रेपुटेशन के हैं, और उन्हें नहीं नामजद किया उनके तौर पे तो जाहिर है उनके नामजद नहीं भी हो तो उन्होंने उन पे हामी भरी थी जस्टिस मकबूल बाकर पे। सही है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की कैबिनेट की फॉर्मेशन हुई है उसमें जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अभी किसी के पास नहीं, और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो खाली हैं, और भी कुछ मिनिस्टर जो बनाए गए हैं उन पे बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। लेकिन इतने खुशाइंद हालात हैं नहीं मुल्क के, क्योंकि
लोग बड़ी तंग हैं महंगाई से। बिजली के बिल्स इस दफ़ा ख़ास तौर पे जितने ज़्यादा आए हैं, आप लोग न्यूज़ साइकिल फॉलो कर ही रहे होंगे कि हर कोई तंग आया हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रही है किस तरह से घर के खर्चे मैनेज करें, बिजली के बिल दें, खाएं पकाएं, क्या करें, किस तरह से मेंटेन होगा सब कुछ। और जो बेचारा, ये तो मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, जो बेचारा गरीब है वो तो बिल्कुल ही पिस के रह गया, उसको तो समझ ही नहीं आ रही वो करे क्या। ऐसे में एक रुझान ये देखा जा रहा है कि बहुत से काबिल नौजवान हमारे मुल्क छोड़कर चले गए। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा ने ज़रूर दिखाया है कि इस साल के जो पहले 6 महीने हैं उनके मुताबिक कोई 4.5 लाख अफराद हैं जो कि मुल्क छोड़ के गए हैं दूसरे मुल्कों में बेहतर रोज़गार की तलाश में। और ये तखमीना लगाया जा रहा है कि मज़ीद भी इस साल नौजवान छोड़ कर जाएंगे, न सिर्फ नौजवान बल्कि कोई भी नौकरी की तलाश में जितने भी वर्किंग अफराद हैं। अब ऐसे में इसी रुझान को डिस्कस करते हुए जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि नौजवान अगर पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, यूरोप में आबाद होने का फ़ैसला कर रहे हैं तो ये तो मुस्बत चीज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इस रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका से आया हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वफ्द, उन्होंने उससे गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्कि इसको उन्होंने इलेबोरेट किया कि उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ये नज़रिया रखने में, लेकिन वो तो पहले कह रहे हैं कि अगर कोई बेहतर सबब किसी का बनता है तो वो जाता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि जब वो बाहर से पैसा भेजते हैं तो तरसीलात ज़र आती है, मुल्क का भी फ़ायदा होता है और उन लोगों का भी फ़ायदा होता है। अब मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से उनके बयान को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अपने तज्ज़ियाकारों से यही डिस्कस करते हैं कि क्या निगरान वज़ीर आज़म साहब की सोच, उनका बयान, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, जो सवाल हमें मुल्क को, हमारी रियासत को और वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए कि ये लोग जा क्यों रहे हैं मुल्क छोड़ के। ये लोग इसलिए जा रहे हैं मुल्क छोड़ के क्योंकि तालीम का निज़ाम ठीक नहीं है। ये लोग इसलिए बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब मिल भी जाती है तो तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती। देखिए, आप इंडिया के साथ, मैं आपको इंडिया की एक मिसाल देती हूँ। अभी इंडिया में वो चांद पे जो एक्सपीडिशन गया है, आप उसके बारे में पढ़े, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज वहाँ इंडिया से निकलती हैं। और ये कौन है? बच्चे जो इंडिया से गए बाहर, पढ़ा उन्होंने बाहर, फिर वो वापस आए इंडिया, वापस आके उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनीज बनाई और उन स्टार्टअप कंपनीज के जरिए, उसके थ्रू जाके ये जो अभी एक्सपीडिशन हुआ है चांद का, ये हुआ। कामयाबी इसी वजह से हुआ क्योंकि ये बच्चे वापस आए, इन्होंने आके मुल्क में कंट्रीब्यूट किया। किसी भी मुल्क के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है, वो उसकी तरक्की का बायस बनती है। यहाँ पे आपके पिछले साल 8 लाख लोग जो है वो छोड़ के चले गए, उसमें से बहुत से स्किल्ड लोग थे। और वो सिर्फ मुल्क छोड़ के नहीं जाते, वो वापस नहीं आते, इसलिए क्योंकि वापस आने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या करें आके, कहाँ नौकरियां ढूंढे? उस किस्म की ना नौकरियां मिलेंगी, ना उस किस्म की आपको तनख्वाहें मिलेंगी। और जहाँ तक रेमिटेंसेस की बात है लीना, रेमिटेंसेस भी हमारी कम हो रही है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आई हुई है, लोग उतने पैसे नहीं भेज सकते वापस पाकिस्तान जो वो पहले भेज सकते थे। तो बड़ी अजीब सी बात है, बजाय इसके कि हम कहें कि लोग जा रहे हैं तो चले ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो ये देखें कि वो जा क्यों रहे हैं और दूसरा वो जा किस तरह रहे हैं। कुछ लोग तो चले जाते हैं मुल्क छोड़ के, जहाज से चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो जिस तरह जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा भी जो वहाँ पे हुआ, मेडिटेरेनियन में हुआ, जिस तरह वो लोग खतरनाक रास्तों से जा रहे हैं क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं। मज़हर अब्बास साहब, ऐसे ही है, लोग मायूस हो गए हैं अब सिस्टम से, इन हालात से, और उनको नज़र आता है कि शायद बाहर हम जाएं तो कुछ बेहतर वसीला बन जाए, ज़रिया बन जाए। जो वज़ीर आज़म का आर्गूमेंट है तो उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि आपके मुल्क में लोग क्यों नहीं आ रहे, आपके मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं हैं एक्सप्लोर की हमने ओवर द ईयर्स। ज़ाहिर है कोई मौजूदा वज़ीर आज़म उसके ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन जब एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई गुफ्तगू करता है तो फिर उसे बहुत वसी उस पर बात करनी चाहिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे। पहली चीज़ ये, जैसे बेनज़ीर कह रही हैं कि क्यों जा रहे हैं, आपके यहाँ कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं। हमारे यहाँ जो तालीमी इदारे हैं उसका क्या हाल है, दुनिया में कहीं रिकग्नाइज नहीं होते। तो लोग मायूसी से ज़्यादा खौफज़दा हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में कि वो कहाँ उनकी खपत कहाँ होगी।
जिस माशरे में आपको ये यकीन नहीं हो कि आज आपका बच्चा घर से निकला है वो वापस भी आएगा या नहीं आएगा, वहाँ एक खौफ का आलम है। हमारे यहाँ माशरे में सिर्फ ये महंगाई वगैरह का मसला नहीं है, सिर्फ बेरोज़गारी का मसला नहीं है, एक खौफ है। किसी वक्त भी आपका बच्चा अगवा हो सकता है, किसी भी जगह आपका बच्चा जो है जिस अंदाज में अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो आप बरसों लगा देते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता। आप साइंस से तो बिल्कुल ही दूर चले गए हैं। हमारी यहाँ जो पीएचडी बनाए जा रहे हैं वो इतने पीएचडी के आधे से ज़्यादा पीएचडी का अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साहब, आपने कभी सोचा मुल्क छोड़ के जाने के बारे में? कभी भी नहीं। क्यों? जब इतने ब्लीक हालात हैं, इतने मायूस कुन देखिए, मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टिल इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री। अगर आप दुनिया में देखें कि दुनिया में जो हालात हैं उसके मुकाबले में शायद हो सकता है कि आपने बच्चों को शिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचा बाहर? कभी भी नहीं। और दूसरी ये कि मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं अगर जाहिर है मेरे दोनों बेटियां हैं, वो बड़ी हैं, वो अगर चाहेंगी और एक्सप्लोर करेंगी और उन्हें कोई वो क्या कहती हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं? क्या वो कंफर्टेबल फील करती हैं यहाँ पे, या उनको लगता है वो यहीं पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, या फिर वो बाहर जाना चाहती हैं कि हम बेहतर कुछ मौके तलाश करें? देखिए, अभी तक तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? वो स्कॉलरशिप मुझे नहीं पता, ये तो वो जानती है, लेकिन उन्होंने अगर स्कॉलरशिप वगैरह उनको मिलती है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और वो जाना चाहेंगी तो जाहिर है आई विल नॉट स्टॉप दैम। लेकिन अभी तक ना ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की गई है उनकी तरफ से। और हम भी जो है वो हम भाइयों ने यहीं तालीम हासिल की है। छोटा भाई 92 में चला गया था अमेरिका, वो अमेरिका में ही है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ना, अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, अब हालात बड़े। अलीना देखिए, वो वहीं जॉब कर रहा है IT में। वो एक मरतबा पाकिस्तान आया, फिर उसने यहाँ जॉब तलाश की, लेकिन उसको उसके मतलब की उस तरह जॉब नहीं मिली और वो वापस चला गया। अच्छा। लेकिन हम उस समेत हम सब भाइयों ने यहीं तालीम हासिल की, यहीं के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहीं से पढ़े। बट सर, हम हमेशा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, बड़े बदल गए हैं, और ये हकीकत भी है कि आजकल इंटरनेट के आने के बाद चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हुई हैं। आजकल की जो जनरेशन है, मैं अपने आसपास अपने साथ के लोग देखूं, उनका लाइफस्टाइल, उनका सोचने का ज़ाविया और उनका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। इसी तरह से उनकी जो ज़रूरियात हैं और उनकी मांगें हैं। उमर, आप बताइएगा, आपका इस सिलसिले में क्या एक्सपीरियंस है? हम ऑफ कोर्स डिस्कस तो कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या सोच के स्टेटमेंट दी, बट आप अपने आसपास क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं ख़ुद ये चाहूँगा कि जितने लोग जा रहे हैं इससे ज़्यादा जाएँ। और आजकल बाहर ओपनिंग्स भी काफ़ी आ रही हैं, इन पर्टिकुलर जो आर्ट जॉब्स हैं, जैसे कोई प्लम्बर हैं या कोई इस तरह इलेक्ट्रीशियन हैं, और अच्छी अर्निंग भी हो रही है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने बात दुरुस्त की है। एक काम जो उनके मैंडेट में नहीं है या वज़ीर आज़म के लेवल पे किसी आदमी को करना चाहिए, वो ये है कि हम जो एक पेशा वराना एजुकेशन है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट होने चाहिए कि जिधर जो लड़के हैं वो मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा कर लें, को प्लम्बिंग में कर ले, कोई इलेक्ट्रीशियन का बन जाए, कोई वेल्डिंग का कोर्स कर ले। स्किल होता है, हुनर होता है, अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारे लोग जा नहीं पाते इसलिए कि हम उस पर भी क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा। तो एक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात ये है कि लोग जा क्यों रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, यानी कि वो इधर पाकिस्तान में दिन ब दिन सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मैं खुद भागता हूँ। अगर मुझे कोई इस तरह के कई लड़के हैं जिन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर किया है, वो कहते हैं जी कि आप हमें अपने साथ इंटर्नशिप पर रख लें, आप फ्री में हमसे काम ले लें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आइंदा मेरा इनसे रब्ता ना हो। ये नहीं कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि मैं इनको कोई होप दे नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है इस टाइम। और दूसरा ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दिन ब दिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको रिसेंटली आइडिया होगा कि किस तरीके से इधर से पंजाब जो इधर असम्बली से भी उनके चार्टर अप्रूव होते हैं, और यानी कि कोई स्टैंडर्ड कोई नहीं है। और ये एक बिल्कुल लंडा बाजार लगा हुआ है डिग्रियों का। इतने लड़के हैं डिग्रियां कर रहे हैं, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, हुनर
जो काम उन्हें करना चाहिए वो उनके पास भी नहीं है। तो लिहाजा ये एक दोहरा किस्म का एक मसला चल रहा है कि एक जो है उनके पास स्किल सेट अच्छा नहीं है, दूसरा ये है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। तो किसी के पास भी यानी कि मेरे ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी होती है तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई ट्रेंड आज नया नहीं है। हाँ ये है कि उसमें इजाफा ज़रूर हो सकता है। मैं कोई एक किसी टाइम पे कॉलेज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम मैं मुन्नू भाई मरहूम का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन एम्बेसी आज दरवाजे खोल दे तो पूरा पाकिस्तान उधर इकट्ठा हो जाएगा कि हमने अमेरिका जाना है। तो ये एक ख्वाहिश या ड्रीम, हम भी बचपन में यानी कि कई दफ़ा लोगों को हाथ दिखा रहे होते थे तो वो ये कह रहे होते थे कि आपका कोई बाहर का ट्रिप है, तो हम इसी चीज़ पे एक्साइटेड हो रहे होते थे, अच्छा जी कि हम बाहर भी जाएंगे। तो ये है, ये एक नेचुरल ये तो हाँ, एक तो ये एक नेचुरल ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। हम इसी चीज़ के दरमियान में फ़र्क एक तो बावर भी करवा रहे हैं कि एक तो ये नेचुरल ख्वाहिश कि आप अपना जितना बबल है उससे बाहर एक्सप्लोर करो, देखो दुनिया कैसी है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शायद बेहतर। लेकिन मौजूदा हालात में क्या सिर्फ ये नेचुरल है या लोग मजबूर होकर हर तरफ कहीं भी किसी भी तरह जाने के लिए तैयार हैं? ये इस देखिए रुझान में इजाफा हो रहा है। ये सब बड़ा ये है कि जो हिजरत है ना, हाँ। हिजरत जो है, हिजरत का जो अमल है ये कोई बड़ा शाज़ो नादर, ये बड़ा एक एक्साइटिंग होता है। ज़्यादा लोग जो हैं वो कोई ना कोई मजबूरी के सबब ही जा रहे होते हैं, बेहतर रोज़गार की तलाश में जा रहे होते हैं। लेकिन हम मौजूदा हालात को देखें तो बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पिछले दिनों एक सर्वे भी आया था कि जिसमें कोई मेरे ख्याल को 62% जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, और उसमें एक ख़ास तादाद जो कि ज़्यादातर बलूचिस्तान से थी, और उनका ये कहना था कि वो रोज़गार की वजह से कम, यानी कि उनकी इकनॉमिक माइग्रेशन मेन फैक्टर नहीं था, वो ये था कि वो एक इज़्ज़त यानी कि एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब ये देखें कि जब लोगों को अपने मुल्क में भी हाँ। एक ऐसा फीलिंग ना आए कि जिसमें उनको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, उनको कोई एक बराबर का शहरी तस्वर करता है, तो हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि मईशत जो है उसमें एक अहम फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी हैं। न्याई साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, दो बातें समझ लें। किसी मुल्क में भी हमारे जो लोगों की जो एंट्री है वहाँ एक कोटा रखा हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स हैं चाहे विजिटर्स हैं। ये मत भूलें कि अमेरिका के अंदर 40,000 पाकिस्तानियों को साल का वीजा देना है, तो वहां पे 40,000 एक वीजा नहीं मिल सकेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं, अब दो किस्म के पाकिस्तानी हैं। नॉर्मली 90% यूरोप, अमेरिका, खुसूसन यूरोप के अंदर ट्रैवल करने, जो अमेरिका के अंदर ट्रैवल करने वाले लोग हुए हैं, जो वहाँ पे प्रोफेशनल जाते हैं, इमिग्रेशन वहाँ मिलती है। कनाडा के अंदर कितनी इमिग्रेशन हुई थी आज से 20-30 साल से, जो $3.5 करोड़ $3.5 लाख की उन्होंने इकट्ठी की थी। आज मैं 79 में अमेरिका गया था, वहाँ हमारे कोटा था पढ़ाई का। ये ठीक है कि हमने सारों दाखिले लिए, अपने पैसों में पढ़े, कईयों को वजीफे भी मिलते थे, लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि इंडियन और पाकिस्तानी दोनों में से 90% लोग पाकिस्तान या इंडिया वापस नहीं जाते थे। चाइनीज को मैंने देखा था जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो ग्रेजुएशन करते थे, खुद ग्रेजुएट स्कूल के लोग जो है, चाइना जैसे मुल्क में जहाँ कहते थे बहुत डिक्टेटरशिप है, टायरेंट माहौल है, वहाँ लोग वापस चले जाते थे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो तो मिडिल ईस्ट के हैं वो तो हम हमेशा कहते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। भुट्टो साहब ने जब यहाँ पे पाकिस्तान के लाखों बंदे सऊदी अरेबिया, दुबई निगोशिएट करके भेजे, तो भुट्टो साहब को इसका इतना क्रेडिट मिला कि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहाँ वर्क फोर्स भेजे, और हमारे पास ये हमने उसको एसेट बना के भेजा, जो आज भी इमरान खान साहब भी इतरा रहे हैं कि हमें $30 बिलियन मिले, और इतरा रहे हैं कि $26 बिलियन जो हमारे पाकिस्तान में पैसे आते हैं, ये इसमें से 70% मिडिल ईस्ट से वापस आते हैं। अब जो लोग जाते हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि जो लोग इसका एनालाइज कर रहे हैं, इससे पहले इमरान खान साहब एक बड़ी तो उसके साथ दर्दमंदी के साथ कह रहे लोग बाहर जा रहे हैं। भाई पाकिस्तान में कौन सा साल है लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे? अगर वो नहीं जो कहता नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है या बदनीयत और जाहिल है, वो बात सही नहीं कर रहा। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू था। हमारे यहाँ ना जॉब्स है, और ये आज की बात नहीं, पुरानी कहानी है, और ना ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं ना। मैं जब गया था,
मैं कहता था कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा। आप क्यों आए वापस पाकिस्तान अगर इतने हालात खराब हैं तो? सर मुझे डिग्री मिली, मेरे एक आदमी PIA का टिकट होगा, एक आदमी डिग्री होगी, और ये बात है 83-84 की, मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। अच्छा, उस वक्त हालात बेहतर थे, आपने कहा मैं वापस जाऊंगा। देखो अपॉर्चुनिटी मिली है, अमेरिका को कहते थे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इमिग्रेंट्स का मुल्क है। 30 करोड़ में से रेड इंडियन को खत्म कर दिया जो 34 करोड़ में से, और सारे के सारे वही हैं जो हमारी तरह कोई 200 साल पहले गया, कोई 300 साल पहले गया, को हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ इसको बड़ी स्कैंडलाइज किया जा रहा है कि हर चीज के अंदर कीड़े निकाले। मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक पे इस तरह जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन पोस्ट किया है, ये तज़िया औकात है। वैसे एकेडमिक डिस्कशन होनी चाहिए। मदर साहब की दानिशवाराना गुफ्तगू जो मुझे बड़ी कम मिलती है, आप लोग तो पैसे दे के सुनते हैं, हमें फ्री की मिल सुन लेते हैं, उनकी दानिशवारा हम ये बात करते हैं एकेडमिक। सर आपके बंदे बैठे एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के मोतबर तरीन तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने अभी कहा है कि वो ना कभी जाने की उन्होंने ख्वाहिश रखी है और ना वो जाना चाहते हैं। अब आप बता दें। मैंने न्याजी साहब यही कहा कि अगर आप वापस आ सकते हैं तो बाकी लोग वापस क्यों नहीं आते? और यहाँ मैं कहता हूँ बड़ा कम मदर साहब, मैं हकीकत है मुझे हैरान होता था, चाइनीज वापस चले जाते थे। ये चाइना, अच्छा मैं ये हैरान होती हूँ वापस आके न्याजी साहब, एक मिनट, न्याजी साहब 80s में वापस आए, वापस आके आज 2023 में बैठ के तजिया दे रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ कहीं और हाथ में। तो ये भी लीना वैसे हमेशा की कहानी है। ये जो बेड़ा गर्क होने वाली है, इनफैक्ट ये है कि डिटीरिएशन का अमल जो है हमारा काफ़ी देर से चल रहा है। ये जो न्याजी साहब बात कर रहे थे जिस तरह से कि भाई अगर ये समझा जाए कि आजकल एक तासर ये भी दिया जाता है कि इमरान खान की वजह से बहुत सारा यूथ जो है वो मायूस हो के मुल्क से बाहर जाना चाहता है। पहली बात यह है कि उनकी ओवरसीज़ में काफ़ी पॉपुलर हैं, बैरून मुल्क भी जो पाकिस्तानी उनको बड़े चाहते हैं। क्या इस तरह का कोई डेटा है कि कितने लोग हैं कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उधर से वापस आ गए थे? जो उधर है इनफैक्ट ये एक रियलिटी है कि उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। चैलेंज क्या है कि जो लोग उधर रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उधर की लेना चाहते हैं, लेकिन उनका लिविंग स्टाइल जो है, वो कल्चर जो है वो पाकिस्तान का चाहते हैं, तो उनको भी इश्यूज चलते रहते हैं। और जो इधर से जाते हैं उनके लिए भी इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। बाकी ये है कि जिस तरह मदर साहब कह रहे थे बात, ये जो लोग हैं मसलन अगर मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान पर एहसान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुझे ज़्यादा इज्जत दे रहा है, यानी कि बैरून मुल्क जाके मुझे कितने लोग जानते होंगे, इधर जो है मुझे लोग जानते हैं। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर देखे हैं जो उधर अरबपति हैं, लेकिन वो इस तलाश में है कि उनकी कोई शिनाख्त हो। अच्छा एक तो बाकी ये बड़ा जो है ये लोगों को मजबूर करता है। बहुत रेलेवेंट सवाल। आइडियल जगह किसी भी बंदे के लिए उसका अपना मुल्क होता है। एक बहुत रेलेवेंट जवाब है सर। मैं बेनजीर की एक मिनट जरा कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर लेना चाहती हूं। उससे पहले सिर्फ एक लाइन देखिए, हमारे सोचने का क्या सवाल है। जिस मुल्क में पहले बाहर की कंट्रीज के लोग आया करते थे, कितनी तादाद में पिछले 10 साल ले लें, कितनी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हैं, उनमें डिक्लाइन हुआ है। थोड़ा सा फर्क आपको बताऊं, मैं क्योंकि अपनी आसपास के लोगों की और अपने उम्र के लोगों की नुमाइंदगी चले यहाँ पर कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोग वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, हम लोगों ने एक जगह बना ली, आप लोग माशाल्लाह से इतने साल हो गए हैं कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो अभी अभी पढ़ के निकल रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स किए हैं या छोटी मोटी जॉब्स के ऊपर आए, उस तरह से अपने कदम नहीं जमाए, या अभी मिडिल मैनेजमेंट की तरफ उन्होंने आना है, मैनेजरियल रोल्स में आना है, वो तो अपने लिए आगे जाके चाहते हैं ना कि कुछ मौके हों ताकि हम अपनी शनाख्त बना सकें और फिर उसको यूटिलाइज भी कर सकें जो हम अर्निंग्स कर रहे हैं उस तरह से। बेनजीर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी क्या? और उन्हें जाना चाहिए, और मेरे ख्याल है उनकी काफ़ी लर्निंग भी होगी। जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं वो एक राइट स्टेज है जाने की, हमारी तो वैसे भी स्टेज नहीं है जाने की, हम गुजर चुके हैं उस स्टेज से। बेनजीर देखिए लीना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जरा स्वीपिंग स्टेटमेंट पास करें। देखिए डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जो जाते हैं बाहर। कुछ आपकी प्रिविलेज क्लास होती है जिनको प्राइवेट एजुकेशन मिली होती है, वो बाहर जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किलों से जाते हैं, उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो भी तनख्वाह मिल जाए, वो पाकिस्तान से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत से भी बहुत बेहतर होता है।
तो ये इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेना, चाहे आप बेशक बाहर जाएं तालीम लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है आप जरूर जाएं, लेकिन मुल्क में ऐसा माहौल जरूर होना चाहिए कि आप वापस आके कुछ कंट्रीब्यूट तो कर। बहुत अहम बात। मैं फिर से इंडिया की मिसाल दूंगी, वो लोग वापस आए, वो जाते रहते होंगे बाहर, इंडिया भी जाते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, लेकिन उन्होंने आके हुकूमत के साथ काम किया, वो जो एक्सपेडिशन थी उसका वो हिस्सा बने, क्योंकि उनको पता था उनके मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है जी, हमारे मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।